सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट 2। सो बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वीडियो लगी हुई है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। अदरवाइज आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अपने इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकें और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिकरिटमेंट की। तो देखिए रिकरिटमेंट का आखिर मतलब क्या होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और प्रोसेस क्या होते हैं। इस इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं इस वाली क्लिप के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिकरिटमेंट की। तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करवाने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखना कि आखिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है। समझे आप, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना कि हमारे पास भर्ती की कितनी ज़रूरत है। इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोला जाता है। अब सबसे पहली बात, जब कभी भी मान लीजिए मैं कोई टीचर तलाश करूंगा कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर वो आकर पढ़ाएं जिससे मेरा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो यहाँ से मैं क्या देखूंगा उनके अंदर, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन, है ना, उनका स्टैंडर्ड। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी भी देखती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट potential employee with the necessary features or qualification। यानी अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी चीज़ को लेकर उसके बराबरी, उसके अंदर जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, उनको लेकर उन फीचर्स को देखते हुए हम रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती निकालते हैं कि भाई मुझे इस सोर्स के ज़रिए इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कंपनी का रिक्रूटमेंट के अंदर। तो ये हमने डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्टिव देखे। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेस की तरफ। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी किसी भी काम को करने की चैन बनी हुई रहती है बिजनेस के अंदर कि अगर मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कुछ भी कर रहा हूँ, सभी कामों को करने के लिए एक चैन बनी रहती है। तो इसी तरीके से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए एक सोर्स होती है। सोर्स मतलब यानी कि बता रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई मेरे पास कितने एम्प्लॉय की और किस तरीके के एम्प्लॉय की ज़रूरत है। दूसरा, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल सोर्स। यानी कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बहुत सारी सोर्सेज का यूज़ लेते हैं। अब वो सोर्स क्या है ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे नाम आ ही गया है हमारे पास सोर्स का, तो पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोसेस हमने क्या देख लिया कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आखिर किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की नीड है और उसी के हिसाब से अपने सोर्सेज को देखते हुए अपनी आइडेंटिफिकेशंस परफॉर्म करते हैं और अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहाँ से जब ये नाम आया तो हमने देखा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो व्हाट इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती करने के लिए या भर्ती के काम को करने के लिए हमारे पास कौन सी सोर्स दे रखी होती हैं। तो ये डिवाइड होती है दो कैटेगरी के अंदर। पहला आता है हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब जान लीजिए, इट रेफर टू द इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 5 टीचर ऑलरेडी थे, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर 5 टीचर ऑलरेडी थे और मुझे अब क्या करना है, किसी एक टीचर को और हायर करना है जो कि 12th और 11th क्लास को किसी एक क्लास को पढ़ा सके। ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई ऐसा कर लेते हैं कि मैं किसी अपने दूसरे टीचर को ये जिम्मेदारी सौंप देता हूँ कि तुम 11th और 12th को पढ़ा लो। जिससे क्या हुआ कि जो मेरी वो रिक्रूटमेंट क्रिएट हुई थी, यानी जो भर्ती क्रिएट हुई थी, एक जगह खाली हुई थी, वो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मैंने उससे ही वो भर दी। सही बात है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उसी की हेल्प से जब हम अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फुलफिल कर देते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहीं पर दूसरा इसका पार्ट आ जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, बट डिफरेंट क्या रहेगा, विद इन की जगह आप आउटसाइड लिख दीजिए। यानी इट रेफर टू द इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि पुराने एम्प्लॉयज़ को हायर ना किया जाए, क्यों ना न्यू जनरेशन के एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनोवेशंस होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, और जो वो पढ़ाई कर आए हैं वो भी न्यू एडिशंस की पढ़ कर आए हैं, तो क्यों ना न्यू टीचर को हायर किया जाए। तो इसी तरीके से जो मेरी रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इंटरनल सोर्स की रिक्वायरमेंट से पूरा ना करूँ, मैं उसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट से पूरा करूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को चुन लूँगा, यानी एक्सटर्नल को चुन लूँगा, और उस हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करते हुए जॉब की एप्लीकेशंस को इशू कर दूंगा। देन आफ्टर यही हमारा स्टेप्स होता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। तो ये हमारा एक तरह से रिक्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन था। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, पहला ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन और तीसरा हमारे पास आ जाता है ले ऑफ। इन तीनों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लें ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, आपको एक जॉब से दूसरी जॉब में भेज दिया जाना, आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाना, या फिर कहीं भी आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाना, ये ट्रांसफ़र कहलाता है। जिससे कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक हॉरिजॉन्टल वे में अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है। अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्यों बोला, और ट्रांसफ़र की सोर्स को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीध में, यानी कि एक लाइन में यहाँ से एम्प्लॉय चलता है, ना ही यहाँ से उसकी सैलरी में, उसके पोटेंशियल में, उसके स्टेटस में ना तो कोई इंक्रीज होता और ना ही कोई डिक्रीज होता, बस वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, दैट्स इट। तो ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र की। अब हम आ जाते हैं अपने प्रमोशन पर। तो यहाँ भी सेम चीज़ ही हो रही है, आपको एक डिपार्टमेंट से उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है, आपको एक जॉब से उठाकर दूसरी जॉब पर भेजा जा रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। मगर यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं चल रहे, यहाँ पे हम ऐसे ही चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयज़ की जो पोजीशन होती है करंट्स में, उससे ज़्यादा पोजीशन वो अचीव करते हैं इन द फ्यूचर। यहीं पर जब वो इससे ज़्यादा पोजीशन अचीव करते हैं तो उनके स्टेटस में, उनकी सैलरी में, उनकी पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑथोरिटी में, सब में चेंज आता है। तो यहाँ से यही हमारा प्रमोशन का एक डेफिनेशन है, टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर फैसिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। इसी के लिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ले ऑफ पर। सो व्हाट इज ले ऑफ? देखो, ले ऑफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली निकाल देना, ये समझो आप, बेसिकली निकाल देना। इसकी डेफिनेशन, इट रेफर टू द टेम्पररी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर, यानी कि किसी भी थोड़े से समय के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करना और फिर उनको निकाल देना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ले ऑफ कहलाता है, जो कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट से ही पूरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजर जो है वो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए छुट्टी पर है, तो हम उसके जो सब ऑर्डिनेट होंगे, जो उससे नीचे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उसको मैनेजर के रूप में देख सकते हैं। बट यहीं पर जब उसका टाइम ऑफ पीरियड पूरा हो जाएगा, जब वापस आएगा, तो उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसके बीच में ना तो उसकी सैलरी में, ना ही उसके स्टेटस में कोई चेंज आता, बट हाँ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़रूर चेंज आ जाता है। तो यहाँ से क्या मतलब है कि बेसिकली टेम्पररी सिलेक्शन और टेम्पररी सिलेक्शन अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और फिर इन्हीं को हटा दिया जाना। तो ये आप देखिए कि ऐसा होता किस लिए है। तो इसका होता मतलब ये है, इन द मोस्ट केसेस दे ले ऑफ टेक प्लेसेस ड्यू द लैक ऑफ वर्क, यानी कि ये होता है जब हमारे पास काम कम होता है। जैसे मान लीजिए कि मान लो हम एक हायर पोजीशन पे एक बंदा हमने रख रखा था, बट मेरे पास काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ले ऑफ करके या तो नीचे वाली पोजीशन पे लगा देंगे या फिर उसको हटा ही देंगे। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले ऑफ को याद करने का टीचर डे याद रखो, यानी कि आपको कुछ समय के लिए प्रिंसिपल टीचर बना दी जाते हैं, बट फिर बाद में उसको हटा दिया जाता है, समझे। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। तो यहाँ से हमने बहुत अच्छे से जान लिया। अब देखो, इसके हम जान लेते हैं कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स पे फोकस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज इन मोटिवेशन, इजी सिलेक्शन, इजी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ वर्क फोर्स एंड इकोनॉमिकल सर्वाइव। तो देखो यहाँ से क्या होता है, जब किसी भी
एम्प्लॉय का एक तरह से पोजीशन को चेंज किया जाता है, या तो हायर पोजीशन पे जाता है या किसी दूसरी जगह पर जाता है, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इससे उसका जो मोटिवेशन होता है वो इंक्रीज होता है। तो बेसिकली इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब यहाँ से क्या है, इजी सिलेक्शन, यानी कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन, स्टेटस, सैलरी वगैरह सब कुछ मैं जानता हूँ। तो यहाँ से मैं बहुत अच्छे से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ कि भाई आप इस जिम्मेदारी को संभालो, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो, या फिर मैं किसी भी तरीके से उसका ट्रांसफर या प्रमोशन कर सकता हूँ। ये हमारे पास एक बेटर पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईजी ट्रेनिंग एंड इंडक्शन। जब वो हमारी कंपनी का ही बंदा है तो मैं तो उसको अच्छे से जानता हूँ और वो मेरी कंपनी को अच्छे से जानता है, तो हमें यहाँ से ट्रेनिंग पे खर्च थोड़ा कम करना पड़ता है, हमें ओरिएंटेशन पे खर्च थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि वो सभी चीज़ें जानता है। बट हाँ, अगर उसका प्रमोशन हो रहा है तो हायर पोजीशन के लिए हम उसकी फैसिलिटीज़ को उसको बताएंगे, उसके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे और उसका काम थोड़ा बहुत तो सिखाया जाता है। बट इतना खर्च नहीं होता जितना एक्सटर्नल सोर्स में होता है, अभी आप देखेंगे। फिर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ वर्कफोर्स, यानी थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके उसकी सैलरी बढ़ा दिया जाता है, इससे वो खुश हो जाता है। फिर इकोनॉमिकल सर्वाइवर, यहाँ से क्या होता है, हमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। पहले मैं सोर्स ढूंढूंगा, सोर्स ढूंढने के बाद एडवर्टीजमेंट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये वाला पॉइंट का मतलब ना अभी समझ जाओगे जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना टाइम बच जाता है और अपना काम भी बढ़िया हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लें इसकी लिमिटेशंस की। तो स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। आप खुद देखिए कि मान लो हमारी कंपनी के अंदर ऑन एन एवरेज 60 साल के बंदे काम कर रहे हैं, 50, 55, 45, ये हमारे पास एवरेज है। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं उन्हीं लोगों की मदद से अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट को, यानी कि उन्हीं लोगों की मदद से मैं अपनी रिक्वायरमेंट को, स्टाफिंग को पूरा करता रहूँगा, तो जो मेरे पास यंग ब्लड आना चाहिए, यानी कि एक न्यू जनरेशन आनी चाहिए जिससे मेरे काम में अट्रैक्शन बनी रहे, जिससे मेरे काम में इनोवेशन आए, मैं ग्रोथ करूं, वो तो रुक जाएगा ना। यानी कि वो ही बंदा अपने उसी माइंडसेट से दूसरा काम भी करने लग जाएगा। इससे क्या होगा, मोटिवेशन तो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम ग्रोथ भी कर रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के द्वारा, तो उससे ज़्यादा हम ग्रोथ करते हैं विथ यूजेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट से क्या होता है, हायर क्वालिफिकेशन और एजुकेटर बंदा हमारे पास आता है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, एक यंग ब्लड है। तो यंग ब्लड क्या करता है, बहुत ग्रोथ अचीव करता है, क्योंकि उसने उस चीज़ की लेवल की पढ़ाई करी है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, समझे। फिर नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये तो सिर्फ जो बात है ना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की, ये बात सिर्फ और सिर्फ पुरानी वाली ऑर्गेनाइजेशंस की हैं जो कई सालों से चल रही हैं। अब कोई बंदा न्यू ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा, अब उसी के पास तो एक भी एम्प्लॉय नहीं है, वो अकेला बंदा है, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे पास बाहर के बंदे जितनी क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन के साथ कंपटीशन में खड़े हुए हैं, हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो हम इतनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और कंपटीशन लेवल को फेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी। तो जल्दी जल्दी किसी का ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, ले ऑफ करना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को हिट करता है। यानी किसी भी बंदे को किसी काम को समझने के लिए बहुत समय चाहिए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी में इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो ये था आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की। तो एक्सटर्नल सोर्स, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरनल सोर्स के अंदर हमें अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही काम चलाना पड़ता है, बट यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को तो रखते ही हैं, बट हम एक न्यू जनरेशन को, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं बाहर से। तो उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं, मैं सब चीज़ आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि इसी की मदद से क्या करते हैं, हम बाहर के बंदों को हायर करते हैं। पहला हमारे पास आता है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए मेरे की शॉप है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, मुझसे मेरे पास आकर वो बंदा डायरेक्ट मिल जाए कि साहब मुझे जॉब दे दीजिए, सर मुझे जॉब दे दीजिए। तो इस तरीके से हमारी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट बनाएं, पैम्पलेट्स, एडवर्टीजमेंट और तरह तरीके की हम प्रचार करें इस तरीके से। देन प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ रहे हो, तो वो गारंटी जो देते हैं ना कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है उस इंस्टीट्यूट का किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। इसीलिए हम प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से भी, इंस्टीट्यूट्स में से भी अपने स्टूडेंट्स को हायर करते हैं फॉर अ न्यू क्वालिफिकेशन एंड न्यू जनरेशन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, कैंपस रिक्वायरमेंट, यानी कॉलेज में आपने सुना होगा भाई
कॉलेज एक प्लेसमेंट दे रहा है, वे प्लेसमेंट दे रहा है, तो इस तरीके से कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमारी जान पहचान तो होती है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गए कि भाई हम आपको इतने एम्प्लॉयज़ हायर करवा के देंगे। आज तक तो ये भी चल रही है चीज़ें, हम आपको इतने एम्प्लॉयज़ करवा के दे देंगे। हमने फ़ोन कर दिया कि भाई इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन्होंने हमें एम्प्लॉयज़ दे दिया, हमने उनको इंटरव्यू ले लिया, पास हो गया तो अपने यहाँ पर हम उनको जॉब दे दी। तो ये हमारा लेवल कॉन्ट्रैक्टर हो गया। देन वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट के माध्यम से। फिर कैजुअल कॉलर्स, हम देखते हैं ना कॉलर्स यानी जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ही काम उनको दिया जाता है। जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो BPO के माध्यम से, तो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट प्रचार का काम उनको दे देती है कि भाई हमारे कंपनी के अंदर अगर जॉब्स हैं तो आप उनको बता दीजिए हर बंदे को कॉल कर करके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिससे हमारी जॉब को जिससे हमारी रिक्रूटमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फुलफिल हो पाएँ। तो वेब कैजुअल कॉलर्स के माध्यम से। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि यार मेरी कंपनी के अंदर ना वो जगह खाली हो रही है, क्यों ना तू भी आ जा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज भी हो जाते हैं हमारे। और फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ हंटर्स, इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर रिकमेंडेशन एंड टेलीकास्टिंग, हम ये भी कर देते हैं, मान लो कि कोई बड़े नेता है, कोई सोर्स है हमारे पास, या कोई भी एक हायर लेवल पे मैनेजमेंट बंदा बैठा हुआ है, उसने रिकमेंड किया कि भाई हाँ सर जी आप इसको हायर कर लीजिए, आप इसको हायर कर लीजिए, जिससे हमारी ओवरऑल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूरी हो जाती है। समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आप बात कर लेते हैं इसकी मेरिट्स की, लिमिटेशंस की। मेरिट्स क्या है? क्वालिफाइड पर्सन मिल रहा है हमें, बहुत बढ़िया, वाइडर चॉइस है, बहुत सारी चॉइस है मेरे पास, मेरी जिसकी मर्जी होगी मैं उसको चुनूंगा, अपनी कंपनी में उसको काम करवाऊंगा। फिर फ्रेश टैलेंट है, मेरे पास एक फ्रेश टैलेंट है, भाई साहब वो पढ़कर आया है, सब चीज़ अच्छे से जानता है, एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छा है उसका, एक फ्रेश टैलेंट है। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कि हर कोई बंदा कॉम्पिटिशन में है। अब जब वो कॉम्पिटिशन में है तो हर कोई अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें वो जाने वाला है। ये समझ लीजिए आप। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लें लिमिटेशंस की। तो पहली लिमिटेशंस ही बनकर आ जाती है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी कि जो पहले से ही स्टाफ काम कर रहा है उससे हम डिससैटिस्फाइड होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन आ गए, हमारे पास एक फ्रेश टैलेंट है, हमारे पास एक फ्रेश न्यू जनरेशन है, जिससे हम उससे डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर उनको ले ऑफ करने लगते हैं। ले ऑफ पढ़कर आए ना अभी, इस तरीके से। फिर ये मगर है बहुत लेंथी प्रोसेस, समय लगता है इसके अंदर। जैसे कि आपने मैंने बताया था ना अभी, ये हमारे लिमिटेशंस के अंदर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक वो होता है, एक तरह से मेरिट्स में हमने पढ़ा था इकोनॉमिकल सर्वाइवल। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमें समय बहुत कम लगता है। जाहिर सी बात है भाई, हमारे घर के अंदर ही एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन्हीं की हेल्प से तो अपनी रिक्रूटमेंट पूरी कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, हम बाहर से हायर कर रहे हैं, हम उनको हायर करेंगे, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें समय लगता है। तो ये लेंथी प्रोसेस है और एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हो, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, बहुत सारी कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, प्रचार सब कुछ कर रहे हो ना आप, पैसा लगता है इसमें। तो यहाँ से ये हमारा एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने ये भी अच्छे से समझ लिया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहीं कोई डाउट रह रहा हो, छोटा सा भी हो, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी दिन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो देखिए सिलेक्शन का मतलब आखिर क्या होता है। जैसे कि आपको समझ में आ चुका कि हमने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को तो पूरा कर लिया, यानी कि हमने देख लिया अलग अलग सोर्स के माध्यम से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, और उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन जो है वो इशू कर दी एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई जो भी सूटेबल हो उसको फॉर्म को फिल करे और हमारे पास आ जाए। तो जब वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे तो उनको किस तरीके से अपनी कंपनी के अंदर जॉब पे रखना है, यानी किस तरीके से उनको सेलेक्ट करना है, ये प्रोसेस भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स को इशू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक जॉब के लिए एक ही बंदा है, एक जॉब के लिए कम से कम 10 से 12 लोग भी आ सकते हैं। तो उन 10 से 12 लोगों के बीच में से आखिर कौन सा बेस्ट है हमारी कंपनी के लिए, ये कैसे हम करेंगे, तो विथ यूज़ ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उससे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। It refers to the process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates hired। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपस में आमने सामने बैठकर अलग अलग तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो
कैजुअल टेस्ट हो या फिर एटीट्यूड टेस्ट हो, मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, अलग अलग तरीक़ों से हर चीज़ से उससे बात की जाती है जिससे हम जान पाते हैं कि उसका ट्रेड इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, जॉब की तरफ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, वो क्या माइंडसेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि उन 10 लोगों में से कौन सा एक बंदा बेस्ट है हमारी कंपनी के लिए। तो देखो प्रोसेस की तरफ बात कर लेते हैं। तो पहला क्या आता है हमारे पास, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सो बेसिकली इसको हम इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्या होता है, इंटरव्यू हो रहा है। तो इट रेफर टू द टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द एप्लीकेंट। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि जो हमारा बंदा एप्लीकेंट है और जो इंटरव्यूअर है वो आमने सामने बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं जिससे हम एक दूसरे को जान पाएँ। तो इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन टेस्ट। जब आमने सामने बैठ जाते हैं, पहला प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है तो सिलेक्शन टेस्ट शुरू हो जाता है। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब, सिलेक्शन टेस्ट मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और हमारे साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। तो इन सारी चीज़ों पे बात की जाती है, इनसे जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन टेस्ट भी फुल हो गया। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की। जब हम आमने सामने बैठ जाते हैं, ये वाले टेस्ट ले लेते हैं उसकी इंटेलिजेंस बेस, उसकी बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे, उसकी ट्रेड के टेस्ट पे, इंटरेस्ट के टेस्ट पे, अलग अलग सवालों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि भाई आखिर क्या थिंकिंग रखता है, क्या माइंडसेट रखता है। तो अब हम उसको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इन द सेंस यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पे बताया जाता है। देन हमारे पास आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू तक चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट के बाद इसका एम्प्लॉयमेंट के बेस पर एक इंटरव्यू लिया जाता है उसी समय पर, तो उसके बाद क्या होता है उसका हम रेफरेंस चेक करते हैं। यानी कि ये वो किसी ने रिकमेंड तो नहीं किया, या फिर इससे पहले वो कहाँ काम करता था, इससे पहले वो कहाँ पढ़ता था, उसका कॉलेज कौन सा था, उसकी डिग्री क्या है, उसके प्रोफेसर क्या है, उसका स्कूल कौन सा था। इस तरीके से रेफरेंस किया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है और एक क्रॉस चेकिंग भी होती है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं बताऊँगा आपको। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए। पहला प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, यानी पहले वो कहाँ काम कर रहा है और कोई जानता है उसको नहीं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब यहाँ तक रहता है एम्प्लॉय का काम। देखो यहाँ तक हमारा एम्प्लॉयमेंट और मैनेजमेंट दोनों एक साथ रहती हैं, बट इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही इंक्लूड रहती है कि भाई इस बंदे को हायर करना भी है या नहीं करना, सिलेक्शन डिसीजन। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ ये बंदा सुइटेबल है हमारे यहाँ पर जॉब करने के लिए, तो हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा देते हैं ताकि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो हमारी कंपनी के लिए सुइटेबल है भी या नहीं, या उसकी वजह से किसी और एम्प्लॉय को कोई चीज़ हो ना जाए, ये सब चीज़ें। फिर देन आफ्टर उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। उस समय पर तो क्या होता है उसका इंटरव्यू लेकर उसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं। उसको सस्पेंस छोड़ने में आपको मैसेज कर दिया जाएगा 1 आध 2-3 दिन में, इस तरीके से। उसमें हमारी डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई इसको हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी इंटरव्यूअर होता है उसके पास एक पेज होता है, वो आपसे जब उसका आपका इंटेलिजेंट टेस्ट लेगा, आपका एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटरेस्ट और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो सब आपसे सवालात करते करते क्या करेगा, सभी चीज़ों को लिखता रहेगा कि भाई हाँ ये इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इस तरीके से। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बेस पर जब बातें पूछी जाएंगी तो वो सब चीज़ें लिखता रहेगा, जिससे क्या होगा आपके नाम के साथ जब आप अपना रिज्यूम दोगे वहीं पर चीज़ें लिखी जाती हैं, जिससे पता लग जाता है कि भाई हाँ हमने किस बंदे के अंदर कितनी एफिशिएंसी को देखा था, ये समझ लीजिए। फिर उसको भेज दिया जाता है, सिलेक्शन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि भाई किसको हमें हायर करना है किसको नहीं। और देन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है कि आप हमारी कंपनी के लिए चुने गए हो, मैसेज कर दिया जाता है आप हमारी कंपनी में आ जाइए, जॉब ऑफर। देन आफ्टर उसके और हमारे बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जॉब टाइटल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑथोरिटी होती है, अलायंस होते हैं, वर्किंग हार्स होते हैं, छुट्टी लेने के तरीके बताए जाते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें, यानी सब कुछ उसको क्लेरिफाई किया जाता है। जैसे कि आप पढ़कर आए हो ना पिछली क्लासेस के अंदर ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन में क्या होता है, द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें उसको बता दी जाती हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने सिलेक्शन को भी कंप्लीट तरीके से समझ लिया और अच्छे से जान लिया। कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की और ख़त्म करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपनी क्लास के सबसे लास्ट पार्ट पे,
जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो वो क्या मतलब है? ट्रेनिंग इट रेफर टू द प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि आपने रिक्रूटमेंट करी, देन आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद जो आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं अब आप उनकी ट्रेनिंग करोगे। बिकॉज क्यों? कोई ट्रेनिंग की जाती है अपनी जॉब को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के लिए, जिससे हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, और ख़ासकर ये ज़रूरत जिसमें होती है वो होती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन की जाने की। समझे? तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग पे हो गया। अब इसकी बात करें फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स की। तो देखो फीचर्स हमारे पास क्या है? एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज, यानी कि हमारा ट्रेनिंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, जो आपने टीचर्स एजुकेटर्स लगा रखे हैं कि भाई आप इनको ट्रेनिंग दीजिए, वो आपका एक एक्सपेंस, वो जो आपका एक्सपेंस है वो एक इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है जो आपको आगे कमा कर देगा। आप खुद सोचो कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय जब पहले से ही ट्रेंड होकर अपने काम पर बैठेगा तो जो वो गलतियां करने वाला था वो ट्रेनिंग के अंदर सीख जाएगा, फिर वो गलतियां वो करेगा नहीं, जिससे आपकी जॉब में सेटिस्फेक्शन आ पाएगी एक कंपनी बेसिस पे भी और एक एम्प्लॉय बेसिस पे भी, और हम ग्रोथ कर पाएंगे। दैट्स इट। तो एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। नेक्स्ट, रिलेट टू अ स्पेशल जॉब, और खासकर जब फोकस किया जाता है जब कोई स्पेशल जॉब के लिए किसी बंदे को तैयार किया जा रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एचआर हो गया, कोई मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर, फॉरमैन, बहुत सब चीज़ें हो सकती हैं। रिलेट टू अ स्पेशल जॉब, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज एंड दिस इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मिनिमाइज वेस्टेज। आप पहले से उसको सारी चीज़ें सिखा दोगे तो वेस्टेज कम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी कंपनी जो वेस्टेज में पैसा खर्च करने वाली थी वो हमारा बच जाएगा, जिससे हम ग्रोथ कर पाएंगे। दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है इंक्रीज प्रॉफिट्स। आपने वहाँ खर्चा तो किया बट वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको कमा कर देगी, फिर आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देगी। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स, यानी कि आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में आप उनको इतना ट्रेंड कर देते हैं जिससे क्या होता है आप फ्यूचर मैनेजर्स उनको देख पाते हैं। आने वाले समय में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हेल्प से आप उनको प्रमोशन ट्रांसफर की हेल्प से अपनी जॉब को, अपनी रिक्रूटमेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद ही होगा। फिर फेसेस चेंजेस एनवायरनमेंट। क्या होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड दूसरा होता है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इन दोनों ही मेथड्स के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेंड कर दिया जाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई आखिर किस मशीन को, किस एनवायरनमेंट को हमें किस तरीके से फेस करना है, हम किस सिचुएशन से किस तरीके से निकल सकते हैं, अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, कॉम्पिटिशन, सभी चीज़ों को हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो ये सब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में सीख जाते हो विद यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा बेसिकली फेसेस चेंजेस एनवायरनमेंट, ये हमारा एक फायदा हो रहा है। अगर मैं बात करूँ एक एम्प्लॉयज बेसिस पे तो हमारा क्या हो रहा है? बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस अचीव कर रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, मोर अर्निंग एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जब आपके अंदर काबिलियत होगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद, आपके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, तो आप कहीं भी अपने इस टैलेंट के माध्यम से कहीं पैसा कमा सकते हो। समझ रहे हो? फिर हमारे पास था फ्यूअर एक्सीडेंट्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली आने वाले समय में जितनी भी मशीनरी है, गाइडेंस है, उन सब के माध्यम से आप किसी भी मशीनरी को फेस कर सकते हो अगर आपके पास टैलेंट एंड नॉलेज एंड स्किल होगी। राइट? तो यहाँ तक हमने समझ लिया एम्प्लॉयज तक। अब मैं बात कर रहा था मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास था इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे सुपरवाइजर और बेसिकली हमारे सब ऑर्डिनेट्स के बीच में किस तरीके से एक तरह से टीम वर्क परफॉर्म करना है हमें, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से हमें अपने काम को सिद्धांतों में लाना है, अपने कामों को करना है, एक डेवलपमेंट करनी है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आपको वो काम एक तरह से करवाया जाएगा एक गाइडेंस के अंदर जिससे आप उस चीज़ को सीख सको। फिर हमारे पास है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके से मतलब ट्रेनिंग होने वाली है विथ यूज ऑफ अंडर गाइडेंस। आपको जो भी जॉब दी गई है आपको वो पहले करवाई जाएगी बार बार, ताकि जो कुछ भी आप गलतियां करने वाले हो वो आप वहीं कर दो।
ठीक है, जिससे आप जॉब पर जाओगे, जिससे आपको कोई भी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें गाइडेंस के अंदर होती हैं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि भाई आप किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हो, आप किस तरीके से टीम वर्क करोगे, किस तरीके से सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को होल्ड करोगे, प्लानिंग के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर किस तरीके से वर्किंग आप हो जाओगे। ये सभी चीज़ें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बता दी जाएंगी। देन आफ्टर हम बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारा इन्हीं का चौथा पॉइंट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। यहाँ प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ऐसे ही वहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर आपका सीनियर सभी चीज़ें आपको समझाएगा कि दिस इज़ योर प्लान एंड स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ योर कॉम्पिटिशन लेवल, दिस इज़ एनवायरनमेंट, दिस हमारी सेल है। ये सब चीज़ें आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगी और एक मीटिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑथोरिटी, जो न्यू मशीन्स आ रही हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, हम किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उनको चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेनिंग का टॉपिक खत्म हुआ। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये दोनों ही एक अलग अलग पहलू हैं, ये एक ही पेड़ की शाखाएं, मगर ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया दैट आर टोटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर टू अ प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देती है जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए, इंप्रूवमेंट हो पाए, ताकि हम आगे चल के डेवलपमेंट करें। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एचआर पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पे। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लोगे, बुक से समझ जाओगे, बट फिर भी ना समझ पाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। हमने सभी चैप्टर्स के अपने इस चैप्टर के सभी सारे पॉइंट्स को हमने खत्म कर लिया है, चाहे वो कोई भी हो। 2 पार्ट्स के अंदर हमने फिनिश कर लिया अपने चैप्टर को। होपफुली आपको भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कहीं किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।